में आपकी पाठ संख्या 4 है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की दौलत। पहलवान की दौलत। गद्य की कहानी शैली में पाठ लिखा गया है, ऐसा मैंने आपको पहले बता दिया है। साथ ही फणीश्वर नाथ रेणु जो है आंचलिक उपन्यासकार हैं, अपने क्षेत्र विशेष के शब्द जो है इन्होंने काम में लिए हैं। इसी के साथ जो है मैंने आपको चैप्टर जो है वो पढ़ाया है, जिसमें चैप्टर पढ़ाया है जिसमें बताया है कि आपका जो चैप्टर है इसमें एक पहलवान के बारे में, उसके जीवन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से एक उच्च पद पे आसीन व्यक्ति को वापस से गरीबी की स्थिति में भेज दिया जाता है। कलाओं को महत्व नहीं दिया गया है और ये बताया गया है कि जो पहलवान है पहले उसका जीवन क्या था और बाद में उसका जीवन कैसा हो गया है, फिर भी उसने हार नहीं मानी है। गांव के लोगों की मदद के लिए वो अपनी दौलत का सहारा लेता है और उनके जीवन में एक संजीवनी का सा काम करता है, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। अब पाठ संख्या 4 में स्टार्टिंग का जो है वो मैंने पढ़ लिया है, जिसमें बता दिया गया है कि किस प्रकार से गांव का माहौल है, कैसे रात का अंधेरा छाया हुआ है, जानवर बोल रहे हैं, सूनापन जो सन्नाटा है वो गांव में फैला हुआ है। अब जो है आपके सुबह जो अपन ने पढ़ा था उसी के आगे का जो है पेज नंबर 9 पर, पेज नंबर 108 पर रात्रि अपनी विष्णुताओं के साथ, विष्णुताएं किसको कहेंगे भाई, विष्णुता कहेंगे भयानक रूप के साथ चलती रहती है और उसकी सारी विष्णुता को ताल ठोककर ललकारती रहती थी यानी सामना करने के लिए बुलाती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती, यानी संध्या से लेकर शाम के समय से लेकर के प्रातः काल तक सुबह तक एक ही गति से बजती रहती थी। चटदा गिड़दा, चटदा गिड़दा यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। तो चटदा गिड़दा का अर्थ क्या दिया है यहाँ, आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए कि ढोलक की थाप से जो आवाज निकलती थी उसका अर्थ क्या है। बीच बीच में चटाक चटधा, चटाक चटधा यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे, ऐसा इसमें बताया जा रहा है कि जब वो इस ताल को बजाता था तो गांव के जो लोग थे वो परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाया करते थे। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति बढ़ती रहती थी। तो यहाँ अगर हम चाहें तो ऐसा प्रश्न बना सकते हैं कि गांव में संजीवनी शक्ति कौन भरता था, कौन सी आवाज भरती थी। तब आप ये कह सकते हो कि आजा भिड़ जा, उठा दे पटक दे। तो इनकी जो ध्वनियाँ हैं, ढोलक से निकलने वाली जो आवाज़ें हैं और उससे मिलने वाला जो उत्साह है, उसके लिए यहाँ कहा गया है। लुट्टन सिंह पहलवान, तो पहलवान का नाम मैंने आपको पहले बता दिया कि उसका नाम लुट्टन सिंह है। यूँ तो वह कहा करता था लुट्टन सिंह पहलवान को ऑल इंडिया भर के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। तो यहाँ ये जो शब्द है ऑल इंडिया होता है यानी पूरी दुनिया, पूरा भारत, लेकिन यहाँ जो है क्षेत्र विशेष का प्रभाव आ रहा है, आंचलिक शब्द काम में लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ शब्द आया है ऑल इंडिया यानी पूरा हिंदुस्तान। और यहाँ पूरा हिंदुस्तान लुट्टन के लिए क्या था, सिर्फ उसका पूरा डिस्ट्रिक्ट जिला, जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे कि इस नाम का कोई पहलवान भी है। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। तो लुट्टन के जो माता पिता थे, तो लुट्टन 9 वर्ष का था उसी समय उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, यानी उस समय 9 वर्ष की आयु में ही उसकी शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता, माँ बाप का अनुसरण करता यानी वह भी
मृत्यु उसकी भी हो जाती है, कोई रिश्तेदार नहीं रहा। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। अब उसकी सास कैसी थी? विधवा थी, जिसने पाल पोस कर लुट्टन को बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोषण दूध पीता, धारोषण दूध यानी एकदम कच्चा दूध निकाला हुआ, और कसरत किया करता था। तो धारोषण यानी कच्चा दूध गाय का। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। यानी लुट्टन जो है उसने पहलवानगिरी को क्यों चुना? क्योंकि वह गांव के लोग जो थे उसकी सास को भला बुरा कहा करते थे, उससे बहुत तकलीफ उसको हुआ करती थी, इसलिए उनसे बदला लेने के लिए उसके सिर पर कसरत की धूल सवार हुई और वो एक पहलवान बना। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मार्शल बना दिया था, यानी स्ट्रॉन्ग बना दिया था, हष्ट-पुष्ट बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। तो यहाँ एक पहलवान की पहचान बताई है कि एक तो वो क्या करेगा, नियमित रूप से कसरत करेगा, तभी उसका सीना वगैरह जो है वो सब बनेगा। और साथ ही है कि 45 डिग्री की दूरी पर, यानी 45 डिग्री की दूरी पर पहलवान जो है वो अपने हाथ फैला करके चलता है। पहलवानों की भांति चलने लगा, वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। तो दंगल देखने कहाँ गए हैं? श्यामनगर। दंगल किसको कहते हैं? दंगल आपके जहाँ कुश्ती लड़ी जाती है, अखाड़ा जो होता है उसको दंगल कहते हैं। तो जहाँ कुश्ती लड़ी जाती है उसको दंगल कहते हैं, उस स्थान को। तो दो जनों के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसको देखने, उस स्थान को दंगल कहते हैं। पहलवानों की कुश्ती और दाव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। यानी वो जो है कुश्ती लड़ने के लिए उत्साहित हो गया कि मैं कुश्ती लड़ूंगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। यानी कोई पहलवान आया हुआ था जिसे यहाँ शेर का बच्चा कहा गया है, उसे उसने चुनौती दे दी, यानी उसको मुकाबला करने के लिए तैयार हो। तो उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। तो शेर जो है वो साहसी माना जाता है, वीर माना जाता है। तो यहाँ जो पहलवान आया है वो भी कैसा है? साहसी। तो सामने वाले को क्या कहा गया है? पहलवान को शेर का बच्चा कहा गया, उसे चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि शेर के बच्चे का असली नाम क्या है? चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ, अब उसके गुरु का नाम भी यहाँ दिया गया है बादल सिंह के साथ, पंजाब से, कहाँ से आया है? पंजाब से आया। पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे का टाइटल प्राप्त कर लिया था। तो अपन देखते हैं कई बार अगर किसी का कार्य जिस तरीके का होता है उसे उसी तरीके का टाइटल दे दिया जाता है, उपनाम दे दिया जाता है। तो वहाँ उस दंगल में उसने क्या किया? 3 ही दिन में पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह को सभी को क्या कर दिया? उसने हराया, सबकी जोड़ी को तोड़ा और उम्र के सभी पट्टों यानी पहलवानों को पछाड़ कर उसने शेर के बच्चे की उपाधि पाई थी, टाइटल पाया था। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। तो अब उसे शेर का बच्चा कहा गया है, तो वो जब दंगल में आता था, मैदान में आता था,
तो वहाँ एक अलग तरीके की दहाड़ जो है, किलकारी जो है वो देता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे, यानी वहाँ के जो पहलवान थे वो उससे लड़ने के नाम पर भी क्या करते थे, घबराते थे। उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराने लगते। अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था, यानी अपने नाम को सत्य साबित करने के लिए। शेर का काम होता दहाड़ना, तो यहाँ ये जो है आपके चांद सिंह जो है उसको शेर का टाइटल दिया गया है, इसलिए शेर की तरह बीच बीच में क्या करता है, दहाड़ता है। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे। श्यामनगर का दंगल था और शिकार प्रिय वृद्ध राजा थे, तो उन्होंने उस पहलवान को अपने यहाँ रखने की बात कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। तो लुट्टन पहलवान जो है उसने उस शेर के बच्चे यानी चांद सिंह को चुनौती दे दी मुकाबला करने के लिए। श्याम सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा यानी उसकी होड़ पर, प्रतियोगिता पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा कि किस तरीके से इसे परास्त करेगी। आपने देखा होगा कि बाज जो होता है वो तुरंत झपट्टे के साथ अपने शिकार के ऊपर झपट पड़ता है, उसी के समान जो है चांद सिंह जो है वो भी उसके ऊपर झपट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। तो जो दर्शक शांत थे उनमें खलबली मच गई, आपस में बातें चीतें होने लगी कि क्या होगा। पागल है पागल, मारा ए मरा, तो ये किसके लिए कह रहे हैं, लुट्टन सिंह के लिए कह रहे हैं। पर वाह रे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा, यानी अपनी जो इसमें कुश्ती के अंदर जो दाव होते हैं वो दिखाने लगा, पैतरे दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया। राजा साहब ने क्या करी, कुश्ती बंद करवा दी और लुट्टन को अपने पास बुलाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। नहीं सरकार लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार, तुम पागल हो जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं है, गोश्त क्या बोलते हैं इसको, चर्बी नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रही है, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था। भीड़ अधीर हो रही थी, अधीर यानी व्याकुल हो रही थी कि अब क्या होगा। बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठता है, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। प्रतिद्वंदी यानी जिससे उसका मुकाबला हो रहा है सामने वाला। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया, शोरशराबा बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके बोले, चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। तो चांद सिंह से लड़ने वाला कोई नहीं था, शेर का बच्चा था, लेकिन लुट्टन सिंह जो है वो उससे लड़ने के लिए तैयार है। बार बार वो ये प्रार्थना करता है, विनती करता है कि हे राजा साहब मुझे उससे लड़ने दिया जाए। अब वो मैदान में आ चुका है अपने प्रतिद्वंदी से लड़ने के लिए। बाजे बजने लगे, दर्शकों में फिर उत्तेजना आ गई है, कोलाहल शोर शराबा बढ़ गया है। वहाँ के जो दुकानदार है वो दुकानें बंद करके और कुश्ती देखने के लिए चल पड़े। चटदा गिरधा चटदा गिरधा, तो चटदा गिरधा का अर्थ शुरू में आपको बताया है, आजा गिरजा आजा गिरजा, और साथ ही क्या है, उठाकर पटक दे उठाकर पटक दे। ऐसी जो थापे हैं वो ढोलक पर पड़ने लगी। ढाक ढिला ढाक ढिला ढाक ढिला, अर्थात वाह पट्टे वाह पट्टे। इसका अर्थ है आपके वाह पट्टे वाह पट्टे, वाह पहलवान वाह पहलवान। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चों। चट गिरधा चट गिरधा चट गिरधा, मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित करने का यानी परास्त करने का कोशिश कर रहा था।
वहीं दफना दे बादल, यानी वहीं दबा दे इसको। बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत, बहुमत चांद के पक्ष में था, यानी जो राजा का मत था, बहुमत था जनता का, वो सब का सब आपके इसके चांद सिंह के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दाव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी, धाक धुना हिरकट धुना, धाक धुना हिरकट धुना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा था, दाव काटो बाहर हो जाओ, दाव काटो बाहर हो जाओ। तो ये इसकी आवाज के बारे में बताया गया कि इसकी आवाज क्या है। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दाव दाव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। बाहर मिट्टी के शेर। अब यहाँ मिट्टी के शेर जो उपाधि है वो आपके लुट्टन सिंह को दी गई है कि बाहर मिट्टी के शेर, ऐसा उसको कहा गया है। तो मिट्टी का शेर जो है लुट्टन सिंह को कहा गया है, शेर का बच्चा जो है वो आपके चांद सिंह को कहा गया है। अच्छा, बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। जनमत यानी लोगों का मत। मोटी और घोड़ी आवाज वाला ढोल बज रहा था, यानी ढोल की आवाज कैसी थी? मोटी थी। चटाक चटधा चटाक चटधा, उठ जा पटक जा, उठा दे पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धीना धीना धिक धीना, अर्थात चित करो चित करो। धीना धीना का अर्थ क्या हुआ? चित करो चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया, चांद सिंह चारों खाने चित्त हो गया, यानी पूरी तरह से परास्त हो गया। चारों खाने चित्त होना यानी मुहावरा भी है कि पूरी तरह से परास्त होना, हार जाना। धा गिरदा धा गिरदा धा गिरदा, वाह बहादुर वाह बहादुर। धा गिरदा का अर्थ क्या दिया गया है? वाह बहादुर। जनता वह यह नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए, यानी कौन जीतेगा। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा श्यामानंद की जय जय ध्वनि की। अंत में से आकाश अंत में सम्मिलित जैसे आकाश गूंज उठा, जो किसकी थी? लुट्टन सिंह की। विजयी लुट्टन कूदता कादता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि वहां उसमें उत्साह का संचार करने वाला, उसे लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाला जो था, सिर्फ ढोलक की आवाज ही थी। तो उसने उसको अपना गुरु माना। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। सन गए यानी भर गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की है, हे अरे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। तुमने मिट्टी की लाज रख ली, यानी अपने यहाँ जो दंगल हुआ है उसमें अगर कोई दूसरा जीत कर जाता तो हमारी बेइज्जती होती, लेकिन हमारे यहाँ का पहलवान जीता है तो इस तरीके से हमारी जो इज्जत रखी। पंजाबी पहलवानों की जमायतन बहुत सारे। चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख दिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया। राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। तो इस तरीके से मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन सेव चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया। क्षत्रिय का काम किया यानी वीरता का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। उसी दिन से पहलवान की कीर्ति, ख्याति, प्रसिद्धि
और दूर दूर तक फैल गई और उसे वहाँ राजमहल में पौष्टिक भोजन, व्यायाम जो है इसकी समुचित व्यवस्था मिली और राजा साहब की स्नेह दृष्टि प्रेम जो है वो उसे मिला और इस तरीके से उसने अपनी जो प्रसिद्धि है उसमें 4 चांद लगा दिए, यानी बहुत प्रसिद्ध हो गया। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सूंघाकर आसमान दिखा दिया, मिट्टी सूंघाकर आसमान दिखा दिया, यानी उन्हें परास्त कर दिया, हरा दिया। काला खा के संबंध में ये बात मशहूर थी कि वह जो ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। तो एक पहलवान है जिसका नाम है काला खा, वो अगर अपने प्रतिद्वंदी को पुकारता भी है आकर के, प्रतिद्वंदी जो है वो उसके सामने टिक नहीं पाता, अर्थात उसे लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया, यानी लुट्टन ने उसे भी परास्त कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा, यानी उसके बाद जो वो अपनी मर्जी से जो है ये कुश्ती जो है नहीं करता था, बल्कि राज दरबार के आदेश के आधार पर ही कुश्ती किया करता था और इस तरीके से इससे वो एक दर्शनीय जीव यानी ये कहलाता था कि हाँ भी ये राज दरबार का जो राज जो है पहलवान है। चिड़िया खाने में पिंजरे और जंजीरों को झकझोर कर बाघ भाड़ता हाँ हूँ सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोला, यानी राजा का जो बाघ है वो बताया गया है यहाँ लुट्टन सिंह। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान जो क्या करता गरजता, वहाँ भी लोग समझ लेते पहलवान बोला, यानी उसकी आवाज़ कैसी थी, तेज थी। मेले में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूलता चलता, यानी किसी मेले में उसमें जाता तो लंबा चोगा कुर्ता पहनता, अस्त व्यस्त सी यानी व्यवस्थित रूप से नहीं होती थी उसकी पगड़ी बांधता और जिस प्रकार से एक मतवाला मस्त हाथी जो है वो इधर उधर घूमता है उसके समान वो घूमता नजर आता। दुकानदारों को चुगल करने की सूझती, चुगल यानी मजाक करने की सूझती, अपनी दुकान पर बुलाता पहलवान का काम ताजा रसगुल्ला बना है जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता अरे तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 सेर और बैठ जाता। वो कहता है ये 1-2 से क्या होता है, लाने हैं तो खूब सारे लेकर क्या 1.5 सेर बैठ गए। 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्त करके यानी पेट के अंदर, उधर यानी पेट, अस्त यानी पेट के अंदर करके 2 किलो रसगुल्ले, मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस, यानी पहले रसगुल्ले खाता उसके बाद क्या है पान खाता और वो भी 8-10, ठूठी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती आंखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, यानी उसकी आंखों पर क्या था चश्मा रंगीन, हाथ में खिलौनों को नचाता और मुंह से पित्तल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस जाता, यानी एक बच्चे के समान जो है वो इधर उधर घूमता करता, खिलौने लेता और फिर वापस चला जाता। बल और शरीर, ताकत थी, शरीर था कि वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। तो उसमें बल थी, बुद्धि थी, लेकिन उसकी जो बुद्धि है वो घट करके बच्चों के समान उसकी बुद्धि जो है हो गई। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था, उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते, इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछाल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। तो राजा साहब का जब तक आदेश नहीं होता तब तक जो है वो दंगल में नहीं उतर सकता था और सामने वाले पहलवान से लड़ाई नहीं कर सकता था, कुश्ती नहीं कर सकता था। और जब उसे लड़ने नहीं दिया जाता था वो सांड और भैंसे की तरह क्या करता था, मिट्टी को उड़ाता था। जिस प्रकार से अपन देखते हैं सांड या भैंसा जो होता है वो क्या करता है, रास्ते में कहीं भी कोई भी मिट्टी वगैरह मिली उसे उछालता हुआ चलता जाता है, उसी के समान जो है लुट्टन पहलवान भी जाता था। यूँ ही 15 वर्ष बीत गए। ये जो समय था ये 15 वर्ष का समय था और 15 साल बीत गए।
पहलवान अजय रहा, अजय रहा यानी हमेशा जीतता हुआ रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान जो है उसके 2 पुत्र भी हैं। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता था, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। यानी पिता ने तो सबको पछाड़ा ही था, परास्त किया ही था, लेकिन इसके जो बेटे हैं वो पिता से भी चढ़ करके है सभी को परास्त कर देंगे, हरा देंगे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, भावी यानी आने वाले समय के। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों में कसरत करवाता था। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता समझे। ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है समझो। यानी इसका गुरु कौन था? ढोलक ही। ढोल की आवाज के प्रताप से भी मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना समझे। यानी जब भी हम दंगल में उतरे, कुश्ती के मैदान में उतरे, तो सबसे पहले अपने जो ढोल है उनको हम प्रणाम करें एक गुरु की भांति। ऐसे ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, यानी हमारा जो पालन पोषण कर रहा है, जो हमारा मालिक है, उसे किस प्रकार से खुश रखा जाएगा, ये बताने लगा। कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। नित्य यानी प्रतिदिन दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। राजा जो थे उनकी मृत्यु हो गई। स्वर्ग सिधारना यानी मृत्यु हो गई। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। अब जब सत्ता परिवर्तन होगा, पुराने के स्थान पर नया आएगा, तो बदलाव तो आएंगे, परिवर्तन तो आएंगे। तो ऐसा ही वहाँ भी हुआ। अब राजकुमार जो है वो विलायत से आए हैं, तो कुश्ती जो है वो भारत में चलती है, अपने ये अपने क्षेत्र विशेष का है, तो ये जो चीज़ें हैं उसे पसंद नहीं आई। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी, यानी ठहराव आ गया था, ढीलापन। शिथिलता यानी ठहराव या ढीलापन राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेट में आघात में पड़ा पहलवान भी, यानी उस परिवर्तन में पहलवान भी आया। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। जो काम दंगल में हुआ करता था, पहलवानों के द्वारा लड़ा जाता था, आज वो स्थान किसने ले लिया है? घोड़े की रेस ने ले लिया है, नए राजकुमार के आते ही। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ये जो अपन ने पढ़ा, इसमें बताया गया कि हमारी जो लोक संस्कृति है, हमारी लोक कलाएं हैं, तो ये इन सब का धीरे धीरे किस तरीके से विनाश होता जा रहा है, लुप्त होती जा रही हैं। और परिवर्तन जब हो रहा है, तो परिवर्तन के कारण इनमें ऐसे बदलाव आ रहे हैं कि ये नष्ट हो रही है या लोग इनसे दूर हटते जा रहे हैं। नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो हम प्राचीन जो लोक संस्कृति है, लोक कलाएं हैं, उनसे दूर हटते जा रहे हैं। तो राजा साहब की मृत्यु के बाद राजकुमार जब आता है, तो राजा साहब के द्वारा नियुक्त किए गए पहलवान को वहाँ से हटा देता है, परिवर्तन कर रहा है। तो उसी परिवर्तन के दौरान यह भी एक परिवर्तन था जिसमें राजा साहब के जो राज दरबार का पहलवान था उसे भी वहाँ से हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं इसमें आई हैं, और आगे का जो चैप्टर है वो अपन अगले वीडियो पर देंगे। धन्यवाद।